बात नहीं बेटा, I was trying, but it was not connecting. Just show down. I'm just sharing the screen. Your exams has decided or not whether to offline or online? मैम ऑनलाइन होगा, लेकिन कॉलेज आके देना है ऑनलाइन, मतलब एमसीक्यू होंगे। बट कॉलेज में होंगे? यस मैम। अच्छा, ओके। सेंटर कॉलेज में ही पड़ेगा या कहीं और पड़ेगा, किसी और कॉलेज में सेंटर पड़ेगा? ये अभी कुछ क्लियर नहीं बोल सकते, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, तो कुछ अच्छा। बोल नहीं सकते इस बारे में। तो कब है आपकी डेट शीट, आ गई क्या? नो मैम, डेट शीट अभी नहीं है। Okay, just wait. ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, आई थिंक इट हैज बीन एडेड आफ्टर 2019, क्योंकि मुझे इसका ना सीओआई के ओल्ड क्वेश्चन पेपर नजर नहीं आए। जस्ट वेट क्लास। मैम 2019 का तो एक पेपर है मेरे पास। अच्छा, मेरे को आयुष वो सेंड करना अगर अभी तुम इजीली एक्सेसिबल है तो। मैम लाइक उस ऐप में स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं है और लाइक स्क्रीनशॉट भी अलाउड नहीं है। जबकि फीस 3-4 दिन लेट भाई के पास 40,500 फाइन तो फाइन पे फाइन लगा दिया, फाइन पे फाइन 2000 रुपए के फाइन पे 3000 के फाइन पे 40,000 11 तारीख की डेट 17 को जमा कर दो। इसमें क्लास के लिए फाइन बात करें, ठीक है? यस, ओके। अभी है एक्सेसिबल आयुष? मैम पेपर तो है, लेकिन वही उसमें स्क्रीनशॉट या स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप मेरे ऐप में डिस्क्रिप्शन को है। व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, एटलीस्ट मैं डिस्कस तो कर लूंगी क्लास में भी, ठीक है? व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करा, मुझे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिले। मैंने पूरा हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर इसमें इन्वॉल्व करा, बट मुझे कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। मैं आपको भेज दिया है। ओके आयुष, आई विल चेक। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है ये 2020 में ही ऐड हुआ है सब्जेक्ट भी। 20 में नहीं तो 19 में ऐड हुआ होगा। यस मैम, 19 का पेपर है।
19 में ही ऐड हुआ होगा क्योंकि मुझे मिले ही नहीं उससे पहले के क्वेश्चन पेपर, तो हार्डली मुझे लगता है एक या दो पेपर अवेलेबल होगा इसका। एक तो ये आपने भेज ही दिया है मुझे, बाकी मुझे नहीं लगता कि दूसरा पेपर भी अवेलेबल होगा इसका। कि व्हाट इज कांस्टेंट एनालिज्म। चलो मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। Just wait, screen is sharing. Okay. यस क्लास, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर ओल्ड। ये है आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। राइट, टाइम 3 आवर्स है एंड मार्क्स इज ऑफ 75। पार्ट ए में आपके 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इट मींस कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन्हीं टॉपिक से कवर होंगे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कांस्टेंट एनालिज्म। यस बताओ क्लास, क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट एनालिज्म? यस क्लास, ये भी मैंने कराया है क्लास में क्वेश्चन। इनफैक्ट पूरा ही टॉपिक डिस्कस हुआ है ये। यस क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट एनालिज्म? क्या मीनिंग होता है कांस्टेंट एनालिज्म का? मैम जिसमें गवर्नमेंट आपको लॉ से चले। यस, मीन्स एक गवर्नमेंट होती है और आप लोग क्या है उसके अंडर वर्क करते हैं, और गवर्नमेंट जो है सारी गाइडलाइंस तय करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट हमसे बनती है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटली। मींस जो सिस्टम पूरा लॉ से अबाइड होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटलिज्म। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये कवर हो सकता है, या तो आपको ऊपर डेफिनेशन दे देंगे, नीचे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे देंगे, कुछ भी टर्म दे देंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, कॉन्स्टेंटलिज्म की इनमें से कौन सा फिट बैठता है, राइट। उसके बाद आपका 1.5 मार्क्स में व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके? यस, मैं अभी पूछती हूँ किसी से। Moksh, tell me what are fundamental rights? Moksh, tell me what are fundamental rights? विनय, अमन बताओ बेटा। विनय, विनय, विवेक, विवेक, अमन गुप्ता, कृष्णन अवस्थी। Hello. Yes, Vinay, tell me about fundamental rights. Yes, मैम। क्या होते हैं Hello. fundamental rights? मैम जो राइट्स हमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम वगैरह, जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ओके, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे फंडामेंटल राइट्स को? अगर आपको डेफिनेशन बोली जाए तो हाउ विल यू डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स? मैम the rights given for our protection and our higher, the rights given by the higher authorities for our protection and freedom kind of. Okay. Ma'am, right to equality means, ma'am, absence of legal discrimination.
No, no, I am asking only about what do you mean by fundamental rights? If any definition comes in the exam related to the fundamental rights, then what you will be right in that? That is my. मैम मैंने थर्ड का आंसर दे दिया था, सॉरी. What is this, Rupal मैम? मैंने तो थर्ड का आंसर दे दिया. What do you mean by? है? सॉरी मैम, सॉरी. What is Article 19? Yes, who is going to tell me what is Article 19? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में. मैम बट हमारा एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड है. हाँ, तो मैंने यही तो बोला, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं आपके ऐसे ही. आपको मैम व्हाट इज और नीचे आपको 3 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से आपको एक को टिक करना होगा. ये 1.5 मार्क्स का 1 मार्क्स का तो आपको एमसीक्यू आएगा ही आएगा. मैम आर्टिकल 19 में राइट ऑफ फ्रीडम था. ओके. हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 में कंफर्म करता है इन दो राइट्स को. हाँ, कि आपको राइट है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक आपको जैसे प्रेस का राइट मिला हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट है, करंटली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कितने राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास अभी फिलहाल? 6 राइट है. यस. हाउ मेनी राइट्स? 6 राइट्स. और कोई आंसर बताएगा इसका कि कितने राइट्स हैं? यस. Okay. There are 6 fundamental rights in the Constitution. उसके बाद ये हमारे शॉर्ट हो गए. फिर why 26 नवंबर is observed at Indian Constitution Day? हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था. ये कई बार डिस्कस हुआ है. 26 नवंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था. यस. इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था. इसका कुछ उसमें भी था. आपने अभी मैंने एक टॉपिक के वो कराए थे आपको एमसीक्यूज, उसके शायद प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कराए थे, तो उसमें था. इसको हम बोलते हैं नेशनल लॉ डे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल लॉ डे ऑल्सो. व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यस, क्या क्या फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? क्या क्या फीचर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किस टाइप का है? मैम एक तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होते हैं. यस. एक तो हो गया लार्जेस्ट हैंड रिटन है. यस, लार्जेस्ट हैंड रिटन है. एंड derived from different countries. यस, डिफरेंट कंट्रीज से लिया है, वेरियस सोर्सेस से. और अडेप्ट कर सकता है फ्यूचर के हिसाब से. अमेंडमेंट हो सकते हैं उसके अंदर. यस. फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी फीचर्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास. ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. ओके, ये सारे फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है. सेकंड, रिटन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. थर्ड, अगर हम इसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ डिमांड करते हैं तो हम उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं. राइट. उसके अलावा यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बहुत सारे सोर्सेस से अच्छी चीजें लेके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई हैं. ओके, so these are all the characteristics of our Constitution of India. Write some constitutional amendments in India. Yes. Write some constitutional amendments in India. कौन से constitutional amendments हुए इंडिया के अंदर? CAA, फिर आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और कोई भी बताएगा? यस, रूपल. मैम ये नहीं पता. ये नहीं पता. और कोई? और एक राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा. यस.
ओके, एक संजय भी है ना क्लास में, संजय बताओ। यस, पहला अमेंडमेंट हमारे यहाँ हुआ 18 जून को, ठीक है। ये हुआ हमारा एडिड स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। पहला अमेंडमेंट 18 जून को हुआ, दूसरा 1 मई को हुआ हमारा। उसके बाद हुआ 22 जनवरी को, फिर 27 अप्रैल को, 24 दिसंबर को, 11 सितंबर को, 1 नवंबर को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। तो ये सब आपको क्या करना है, जैसे अब इसमें से एच वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, तो हमें क्या करना है, सारे अमेंडमेंट्स को एक नोटबुक में नोट करके रखना है कि इन केस अगर किसी भी अमेंडमेंट के बारे में डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लेते हैं तो हमें पता हो कि हमारे यहाँ कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब आपको पता लग गया इन छोटे क्वेश्चन से कि हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। जो हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें उसी पे वर्कआउट ज्यादा करना है, ठीक है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, तो जितने भी अमेंडमेंट्स फॉर्मेशन से लेके अब तक हुए हैं, आप सारे उन अमेंडमेंट्स को पढ़ लो एक बार, क्योंकि वो किसी का भी अमेंडमेंट पूछ सकते हैं हमसे, वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कुछ भी पूछ लेंगे। उसके बाद है इलेबोरेट एक्ट। अब इन्होंने एक्ट की डेफिनेशन पूछ ली कि बताओ एक्ट क्या होता है, कैसे, अगर आपको किसी को समझाना होगा तो एक्ट को आप कैसे समझाओगे कि एक्ट क्या चीज होती है, एक फॉर्मल तरीके से एक्ट का मतलब क्या होता है। यस, रूपल बताओ। यस, हाउ यू विल डिफाइन एक्ट, कैसे डिफाइन करोगे एक्ट को? इशिता बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? यस इशिता, व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? अंकुर, अंकुर, देवेंद्र सिंह, सब लोग म्यूट करके बैठे हैं। जतिन, अटेंडेंस की वजह से। Act is basically, ma'am, to take action type something. ओके, एक्ट का मतलब होता है कि जैसे अब हमने कोई भी बनाया कि एक किसी भी चीज के सिंपल रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज और प्रोसीजर जो भी हम एक पैकेज में डाल देते हैं उसको हम एक्ट बोल देते हैं, कि एक उसी क्राइटेरिया में डालते हैं। जैसे अभी क्या है, हमारा एक्ट है सपोज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो एक्ट का मतलब हो गया उस टाइम में जो उस चीज के लिए कंडीशन सेटल्ड हुई थी उसको हम एक्ट बोलते हैं। तो दैट the act is the set of actions that are required for a particular period of time according legally, ठीक है। लीगली जो भी चीजें रूल्स और रेगुलेशन किसी भी चीज को करने के लिए, डेट इज नोन एज द एक्ट, उसको हम एक्ट बोलते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स? मैम जो मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारा होता है वो डील करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल से, जिससे कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी मतलब काम कर रही होती है, लाइक जैसे टैक्स लेते हैं, ये सब टैक्स लेते हैं पावर ऑफ टैक्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी पावर आती है फिर? यस, और क्या क्या पावर आती है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? यस, मैम एग्जीक्यूटिव पावर होती है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इन्वेस्टिंग इन प्रेसिडेंट फंड एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आप उसको अपनी नोटबुक में पूरा सॉल्व करो, और आपका सेकंड असाइनमेंट यही है, मैं यही क्वेश्चंस दूंगी आपको करने के लिए कि जिससे आपका ना प्रिपरेशन हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में है, जब आप असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप कुछ तो पढ़ोगे। व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? इंडिया के अंदर क्या हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की? इट मींस कि कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, किन किन लोगों का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में
हाथ था और कैसे कितने टाइम फ्रेम में वो बन के तैयार हुआ, नीड क्या थी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले तो आपको ये लिखना जरूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हुआ, ठीक है, कौन कौन इस कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में थे, उसके बाद कितने दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा होने में, ठीक है, क्या क्या इसके कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, और कौन कौन इसके साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किसका ज्यादा मोटिव है, और कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। और उन चीजों को लेने के पीछे क्या चीज थी, रीजन क्या था। एटलीस्ट 5 मार्क्स में आप लोग कितने पेजेस फिल करते हो। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर तो दिया था, तो आपने फर्स्ट मार्क्स 5 मार्क्स में कितने फर्स्ट पेजेस। सेमेस्टर में सारे टेक्निकल सब्जेक्ट थे, तो पूरा पॉइंट ही लिखते थे जितना जरूरी हो। ओके ओके ओके। उसके बाद है साइलेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फीचर्स वही हैं जो अभी हमने डिस्कस करे थे 1.5 मार्क्स में, कि लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर जो है फेडरल है, यूनिटरी है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया इज कंसिडर्ड एज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स है, प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या पावर है हमारे यहाँ। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में बता सकते हो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं और सारी चीजों से कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटो है वो प्रियम्बल है, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, इन तीन उस पर बेस्ड है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में हमने क्या करा है, दूसरे देशों की बेस्ट चीजें उठाई हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ अच्छे से, और हमारे यहाँ अमेंडमेंट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिनेरियो। फाइन, नेक्स्ट है व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। यस, क्या स्कीम्स है फंडामेंटल राइट की, कैसे डिफाइन करोगे इसको। What are the schemes of fundamental rights? पहले 7 प्रोवाइड करे गए थे, उसमें से एक हमने खत्म कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, उसको लीगल कर दिया था। बाकी 6 को क्या है, ये हमारे पास अपने हमारे फ्रीली एक्सप्रेस करने वाले राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इन सब चीजों का हम अपने आप बोल सकते हैं किसी को भी, अगर हमें लगता है कि कोई हमें इक्वली कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं सीक्वेंस में, आपको वो लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। यस, व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स। ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस नहीं हुआ है फाइनेंशियल पावर्स का अभी तक भी, स्टेट और यूनियन की। ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगी आपसे। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज विच इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे, किसको मैम जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने का काम करे अपने पॉलिसीज बनाने में। यस, जिसमें क्या हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली आर द डायरेक्शंस which we give to the government and how to make the policies। जैसे पार्लियामेंट में डिफरेंट एक्ट पास होते हैं, फिर कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो सारा किसके थ्रू होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, क्या इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, एक एक करके बताते रहो, एक एक, सारी एक साथ मत बताओ, 1 by 1 बताते रहो सब। यस, क्या इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। What are the importance of directive principles of state policy? Yes. और मैम कुछ डायरेक्शंस बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं किसी पॉलिसी को
बनाते समय, जो हो सकता है सरकार के ध्यान में ना आया हो। ओके, तो हम इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम इनको बताते कैसे हैं, क्या तरीका होता है ये करने का, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इन पॉलिसीज का? यस, हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते ही कोई भी लॉ मेकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रक्शंस का फॉर द गवर्नमेंट इन मेकिंग ऑफ एनी लॉ, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान रखना होता है हर उसके स्टेट के अकॉर्डिंग कि हाँ, कि हमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं वो इसको पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ही बनाना है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। इसके अंदर सब कुछ होता है, सोशल भी, इकोनॉमिक भी एंड डेमोक्रेटिक भी, कि जिससे हमारा एक डेमोक्रेटिक स्टेट रेडी होता है, ठीक है। सारे इसके अंदर प्रोविजंस होते हैं, सोशल भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं। फिर ये किस पे बेस्ड होता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस पे भी इसका कंसेप्ट होता है इसके साथ। नेक्स्ट है हमारा What are the amendments of the constitutional power and procedure? ये वाला क्वेश्चन भी हम कल पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है What are the president rules in financial emergency? Yes, ये तो मैंने कराया था शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी में। क्या प्रेसिडेंट रूल होता है ये बताया था मैंने, कौन कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है देश में, किसके कंसर्न पे हो सकती है, बताओ। इमरजेंसी तो किसी भी टाइप का हो वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बट किसके कहने पे डिक्लेयर होती है? डिक्लेयर तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट किसके कहने पे डिक्लेयर होती है? कब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है? और इंडिया के अंदर कभी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, हमेशा कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो बाय द ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब तक पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस चीज को बोल नहीं देते तब तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती है, ठीक है। और आपको भी पता है हमारे पास 3 तरह की इमरजेंसीज हैं। पहली है हमारी नेशनल इमरजेंसी, थर्ड है हमारी स्टेट इमरजेंसी, और सेकंड है स्टेट इमरजेंसी, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कब अभी तक लगी है कोई इंडिया के अंदर? नो मैम। 1991 में लगना था लेकिन लगा नहीं था। लगा नहीं था, है ना। पहले भी तुम्हें आयुष बोल रहे थे शायद कि मैम लग गई थी, बट हाँ कोई भी हमारे देश में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी लगा सकते हैं व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन सब की कंसेंट पे वो बोल देते हैं कि ओके हाँ ठीक है, अब हमारे देश में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई है हमारी कंट्री और अब हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस नेशनल इमरजेंसी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। नेशनल इमरजेंसी क्यों होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? यस, 3 तरीके की इमरजेंसी थी अभी, तो व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी तो जनरली किसी बहुत बड़े स्केल में वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। जैसे मैंने इंदिरा गांधी का एग्जांपल हुआ था कि जब उनका मर्डर हुआ था, इंदिरा गांधी का हुआ था, हाँ, तो जो उनका ड्राइवर था शायद वो सरदारी था, एंड लोगों ने यही सोचा था कि वो उसमें इन्वॉल्व है और उस की वजह से बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था, तो एक इमरजेंसी तब लगी थी हमारे देश में। उसके बाद है व्हाट इज द स्कोप ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21? यस, आर्टिकल 21 में कौन सा राइट आता है हमारा? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इट मीन्स कि आप कैसे भी अपनी जिंदगी जी सकते हो, आपको जिस रिलीजन में रहना है, जिस कास्ट में रहना है, आप उसमें रह सकते हो। आपको पूरी छूट है अपने आप को किसी भी रिलीजन के लिए डिवोट करने की, डेडिकेट करने की। यू नीड टू सेट योर रिलीजन अकॉर्डिंग टू योर लॉ मेकिंग बॉडी।
राइट, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं 2 क्वेश्चंस आपके कल डिस्कस करूंगी, और किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं वो भी डिस्कस कर सकती हूँ। 1.5 में जैसे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड, 26 नवंबर क्लियर है। इसमें मैं आपका एक तो डिस्कस करूंगी व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, स्टेट और यूनियन के बीच में क्या क्या फाइनेंशियल पावर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड प्रोसीजर, अभी तक के जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये 6 के दोनों पार्ट्स ए एंड बी, प्रेसिडेंट्स रूल इन फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस कल आपके डिस्कस करूंगी। अभी मुझे अटेंडेंस दो, क्लास आपकी अटेंडेंस भी। मैम सिलेबस खत्म हो चुका है? सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, 1 डे का सिलेबस रह रहा है आपका। ओके मैम। एक बार चेक कर लेना, आपको भी अगर चेक करना है अपने हैंड से, तो आपके लास्ट के 1 या 2 टॉपिक्स रह रहे हैं बस। हार्डली अगर मैं रेगुलरली भी आपके क्लासेस लूंगी ना, तो 10 डेज में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी ज्यादा नहीं आया हमारे सिलेबस में, इतना ज्यादा वो है नहीं जितना वो पैम्पर्ड सिलेबस लग रहा है एकदम। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, यू नेवर नो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से क्या आ जाए। टुडे इज 30, शायद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रह रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके वो कवर कर लेंगे। आयुष मुझे बता दो एक बार कौन कौन से टॉपिक रह रहे हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैं एक बार सिलेबस देख के बता देंगे मैम। हाँ आप मेरे को सिलेबस देख के बता देना, मैं कर, ये तो है ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राइट, ये तो मैं कवर करा ही दूंगी आपको। बाकी ये 4 क्वेश्चंस है, ये मैं कराऊंगी अमेंडमेंट के सारे अभी तक के। अभय सिंह राठौर एब्सेंट, अभिनव चौहान, अभिषेक, अक्षत, अलीशा, अमन, प्रेजेंट मैम, अमन प्रेजेंट। हाँ आज सबको लग रहा होगा मैडम दोबारा से स्क्रीनशॉट लेंगी और हमारा काम हो जाएगा। अमित गंभीर, मैंने तो लिखा है। अमित गंभीर, अनिरुद्ध, अंकुर, प्रेजेंट मैम। अन्यूषा, आर्यन, आर्यन यादव, आयुष कुमार, यस मैम। बाबू साहेब, दमन, देवेश कुमार झा, गौरव, हेमंत झा, ईशिता भट्ट। यस मैम। ईशिता कहाँ थे बेटा, क्वेश्चन पूछ रही थी मैं आपसे। मैम मैंने उस टाइम जस्ट ज्वाइन ही किया था तो मुझे पता नहीं था क्या क्वेश्चन है। ओके, जतिन कुमार, प्रेजेंट मैम। कनिष्क, करण, कीर्ति, कृष्णन अवस्थी। यस मैम। कृष्णन आपने भी सेम ही, आपने भी आंसर नहीं करा बेटा, सब लोग म्यूट टाइम पे मैम अभी बीच में लाइट गई थी तो रिकनेक्ट हुआ था तो हो सकता है। महेश सिंह, मनीष, मेहुल, प्रेजेंट मैम। मेहुल यू वर आल्सो ऑन द सेम ट्रैक, आपकी भी लाइट चली गई थी। यस मेहुल, मेरे को मैम आंसर नहीं पता था। तो बेटा आप बोल भी सकते हो कि मैम आई डोंट नो, प्लीज पास इट टू एनीबॉडी एल्स। सो व्हाट, इसमें क्या बड़ी बात होगी, नहीं पता तो नहीं पता। मोहम्मद, सैफ, मोक्ष शर्मा, मैम वो प्रेजेंट है, उसके माइक में इशू है। मोक्ष शर्मा, मोक्ष मोक्ष। ओके ओके। मुस्कान, निहारिका, निखिल अग्रवाल, यस मैम। निकिता,
निशांत चौहान, प्रशांत कुमार, प्रियंका, प्रियांशु, पूर्वी, राहुल, रजत, ऋषभ, ऋतिका, रोहित लांबा, रोहित मालविया, रूपल, रोहित 91. रूपल, यस मैम। सागर, Yes, ma'am. 99 सागर, शिवम, शहराज, सक्षम, सरगुन, यस मैम। शिवम, श्रेया गुप्ता, शुभम दुबे, शुभम नेगी, present ma'am. ओके फर्स्ट तो सब लोग टाइम होने वाला है। सिद्धार्थ वर्मा, तनुज अग्रवाल, तरुण, उदय प्रताप सिंह, वैभव कोठारी, विकास सिंह, विनय अग्रवाल, Yes, ma'am. विपिन कुमार शर्मा, विवेक कुमार, नेक्स्ट विरितांत जोशी, यशस्वी अरोड़ा, सॉरी शर्मा, यथार्थ अरोड़ा, Present, ma'am. देवेंद्र, Present, ma'am. Ma'am Rohit 91. दीदी आपकी, मानसी, निशा गौतम, पंकज, प्रियांशु, सचिन, संजय, सत्यम। Okay, class winding up for tomorrow. Take care. Bye. एक्सक्यूज मी मैम। बताओ रूपल। मैम अमित सरकार सर के बारे में कोई आइडिया है आपको? मतलब स्कूल कॉलेज में मिल पता होगा, क्योंकि हमारी बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहे और कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं कहाँ पे हैं, क्या सीन है। Okay. बेटा, your subject will be taken by I hope some other faculty. अच्छा चले गए। मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट शायद, ठीक है, तो डोंट बी इन कांटेक्ट विद अमित सर,